युद्ध शुरू हो गया और इसमें ट्रंप ऐसे फंस गए कि उन्हें अब उम्मीद की किरण चीन में ही दिखाई दे रही। इस यात्रा में ट्रंप युद्ध संकट से लेकर बिजनेस डील तक सभी पहलुओं पर बात करने वाले हैं। ट्रंप की चीन यात्रा में किसका पलड़ा भारी रहेगा, यह बताने से पहले आपको ट्रंप की यात्रा का पूरा शेड्यूल बताता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया को उस पल का इंतजार है जब ट्रंप और जिनपिंग आमने सामने होंगे। हर कोई इन दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज नोटिस करेगा, क्योंकि इस बार अमेरिका के हालात और जज्बात दोनों बदले हुए हैं। कल यानी कि 14 मई को बीजिंग में ट्रंप की वेलकम सेरेमनी होगी और इसके बाद शी जिनपिंग के साथ पहली मीटिंग होनी है। इसके बाद ट्रंप को बीजिंग का मशहूर टेंपल ऑफ हेवन घुमाया जाएगा। रात में ट्रंप के सम्मान में शी जिनपिंग उन्हें स्टेट बनक्वेट्स यानी कि राजकीय भोज देंगे। यह वो जगह है जहां पर बड़ी बड़ी बातें पकवानों के साथ परोसी जाती। अगले दिन यानी कि 15 मई को दोनों नेताओं की दूसरी मीटिंग भी होनी है। इस दौरान जिनपिंग और ट्रंप साथ में लंच करेंगे और शाम को ट्रंप वॉशिंगटन डीसी के लिए निकल जाएंगे। लेकिन जाने से पहले ट्रंप जिनपिंग को इसी साल अमेरिका आने का न्योता भी देंगे। ट्रंप पिछली बार 2017 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी चीन गए थे। उनके साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी गई हुई थी। उनके सम्मान में जिनपिंग ने बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में डिनर के कार्यक्रम का आयोजन किया। हालांकि इस बार ट्रंप अकेले गए हैं, उनके साथ सिर्फ सरकारी डेलीगेशन और उद्योगपति गए। पिछली बार ट्रंप जब चीन गए थे तो उनकी ताकत और बॉडी लैंग्वेज अलग लेवल पर थी, एकदम दूसरे लेवल के इंसान वो नजर आ रहे थे। लेकिन इस बार देखिए, इस बार अलग लेवल उनका दिखाई दे रहा है। इस बार ट्रंप की हालत थोड़ी टाइट है। ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका सहित पूरी दुनिया का संकट दिखाई दे रहा है सब, और सबसे बुरी तरीके से अगर कोई फंसा हुआ है तो अमेरिका फंसा हुआ है। पूरी दुनिया पर वैसे संकट के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन अमेरिका ऐसा फंसा हुआ है कि चाहकर भी नहीं निकल पा रहा है। इसलिए बातचीत का पहला मुद्दा ईरान जंग हो सकता है। अमेरिका और ईरान में सीज फायर तैसे अभी तक तो टिका हुआ है, मतलब कैसे टिका हुआ है यह किसी को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन टिका हुआ है। लेकिन बात अगर नहीं बनी तो अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। ट्रंप किसी भी हाल में इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते, इसीलिए पहले आपने देखा कि बिना किसी बातचीत के वो कह देते कि सीज फायर एक्सटेंड हो गया। ट्रंप जानते हैं कि ईरान और चीन के बीच अच्छी रणनीतिक और आर्थिक दोस्ती है। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। ईरान अपना करीब 90% क्रूड ऑयल चीन को एक्सपोर्ट करता है। ट्रंप का दूसरा सबसे बड़ा डर यह भी है कि ईरान 90% तक यूरेनियम एनरिचमेंट करने की प्लानिंग कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान परमाणु बम बना सकता है। इस मुलाकात में दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है ताइवान। ताइवान ऐसा मुद्दा है जिस पर चीन कभी भी कोई समझौता नहीं करना चाहेगा। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ताइवान को मिलिट्री और डिप्लोमेटिक मदद देता है। पिछले साल ही आपने देखा होगा कि अमेरिका ने ताइवान को $11 अरब के हथियारों की डील की थी, जिससे चीन बहुत नाराज हो गया। हालांकि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, लेकिन चीन चाहता है कि अमेरिका अब आधिकारिक तौर पर कहे कि वो ताइवान की आजादी का विरोध करता है। तीसरा मुद्दा है ट्रेड वॉर। आपको याद होगा कि ट्रंप ने पिछले साल चीन के सामानों पर 145% तक का टैरिफ लगा दिया था। इसके जवाब में चीन ने अमेरिका के किसानों से सोयाबीन और दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खरीदना कम कर दिया था। दरअसल चीन चाहता है कि अमेरिका व्यापार के लिए एक स्टेबल माहौल बनाए, और यही वजह है कि इस बार अमेरिका और चीन के दोनों राष्ट्रपति जब मिल रहे हैं तो पूरी दुनिया की नजर है कि क्या जो युद्ध पूरी दुनिया के लिए संकट की तरह खड़ा है उससे निजात मिल सकता है। पीएम मोदी ने जिस तरह से भारत को दुनिया के नक्शे पर मजबूती के साथ खड़ा किया, उसके बाद उनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। और यह सिर्फ हवाई बातें नहीं है, पूरी दुनिया मोदी का लोहा मान रही है। आप देखिए कि अमेरिका की बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स फर्म है, एक नाम है मॉर्निंग कंसल्ट। इसने अप्रैल में जो सर्वे कराया था उसमें भी मोदी नंबर 1 पोजीशन पर आए। मतलब भारत में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 है ही, बाकी जो दुनिया में सर्वे हो रहे हैं उसमें भी प्रधानमंत्री का नंबर 1 होना तय माना जा रहा है, और तय हो जाते हैं। सर्वे में पीएम मोदी को 70% अप्रूवल रेटिंग मिली थी, जबकि बाकी नेताओं की अप्रूवल रेटिंग देखिए कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मयोंग को 63% के साथ दूसरे नंबर पर रहे वो, जबकि चेक गणराज्य के आंद्रेज बाबिस 55% के साथ तीसरे नंबर पर रहे। कनाडा के मार्क कार्नी 54% के साथ चौथे नंबर पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाए। मतलब दादा बनते फिरते हैं
कि जो चाहेंगे करेंगे, जिसको चाहेंगे जिंदा रखेंगे, जिसको चाहेंगे मिटा देंगे। उन्होंने बोला था ना कि ईरान को मिटा देंगे। ईरान ने क्या हाल कर दिया है। 10वें नंबर 10 जो लोगों के नाम है उसमें भी नहीं है भाई डोनाल्ड ट्रंप का नाम, लेकिन प्रधानमंत्री नंबर 1 है, पहले नंबर पर। ट्रंप महज 39% अप्रूवल रेटिंग के साथ 15वें नंबर पर है। मोदी का डंका यहां भी बज रहा है। यह अप्रूवल रेटिंग विकास की योजनाएं, देश की अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और भविष्य की उम्मीदों पर तय की जाती है, और इन सब में फिलहाल पीएम मोदी के आगे कोई टिकता नहीं है, कोई नहीं दिखता है। अब जब देश पर एक और संकट दिखाई दे रहा है तो पीएम मोदी फिर से पहल शुरू कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कि मोदी यूएई जा रहे हैं। पीएम मोदी की यूएई यात्रा का मुख्य मकसद युद्ध के बढ़ते तनाव और तेल की रिकॉर्ड कीमतों के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। आप देखिए कि एनर्जी मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। WTI क्रूड ऑयल 102 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 61% ज्यादा है। 1970 के दशक के तेल संकट के बाद से ऐसी स्थिति नहीं देखी गई। तेल की कीमतों में हर रोज यानी कि हर दिन करीब $10 की बढ़ोतरी हो रही, जिससे भारत की आयात लगातार और आयात की जो लागत है वो 15 से $20 बिलियन तक बढ़ सकती है, अनुमान लगाया जा रहा है। और इसीलिए ना कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि भाई संकट आ सकता है, क्योंकि ये अमेरिका और ईरान, इजराइल जो है ये क्या करेंगे कोई समझ में आ रहा है किसी को? कोई नहीं समझ पा रहा है। ऐसे में भारत के लिए यूएई का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल है। दुनिया के कुल तेल भंडारों का लगभग 6 से 7% हिस्सा यूएई के पास है, और यूएई को दुनिया का 7वां सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश ये बना देता है उसे। यूएई के साथ हुए एक और समझौते के तहत एलएनजी की सप्लाई 2028 तक होनी है, और इस दौर में पीएम मोदी एलएनजी की सप्लाई जल्दी करने को वो कह सकते हैं। दरअसल भारत अपने तेल का 85% से ज्यादा हिस्सा आयात करता है। पीएम मोदी का लक्ष्य है कि तेल की आपूर्ति मिलती रहे और इसके लिए वैकल्पिक रास्ते भी तलाशे जा सके। इधर हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने की भी संभावना बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ईरान और ट्रंप में अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ, दोनों सिर्फ बातें कर रहे हैं। ऐसे में भारत अब अपने एनर्जी सेक्टर को मजबूत करने के लिए उन प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस कर रहा है जो भारत के लिए एनर्जी ब्रिज का काम करेंगे। एक तरफ पीएम मोदी यूएई से डील करने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ओमान भारत डीप वाटर पाइपलाइन, भारत श्रीलंका तेल लिंक और TAPI पाइपलाइन प्रोजेक्ट की भी चर्चा शुरू हो गई। भारत और ओमान के बीच OIDMPP प्रोजेक्ट के तहत समंदर के नीचे पाइपलाइन बिछाई जानी है। यह पाइपलाइन ओमान के रास अल जिफान से गुजरात के पोरबंदर तक बिछाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर चर्चा 1990 के दशक की शुरुआत में ही हो गई, लेकिन फिलहाल काम रुका हुआ है। 1600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का कुछ हिस्सा 3500 मीटर तक गहराई में होगा, और इस प्रोजेक्ट की जो तकनीक से जुड़ी सुविधाओं पर स्टडी कई साल पहले पूरी हो चुकी है। इस पाइपलाइन को प्राकृतिक गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके जरिए आने वाली LNG की तुलना में कम लागत पर गैस की आपूर्ति की जा सकती है, और इस परियोजना की लागत करीब 5 से 6 बिलियन डॉलर हो सकती है, अनुमान लगाया जा रहा है। और यह 2 दशकों तक बड़ी मात्रा में गैस की आपूर्ति कर सकती है। दूसरा प्रोजेक्ट है भारत श्रीलंका सीमा पार तेल पाइपलाइन, जिस पर बातचीत जारी है। इस प्रोजेक्ट में भारत और श्रीलंका के साथ यूएई भी शामिल है। यह पाइपलाइन तमिलनाडु के नागपट्टिनम और श्रीलंका के ट्रिकोमाली टैंक फार्म से जोड़ेगी, जिससे ईंधन की सप्लाई के लिए छोटा और सुरक्षित रास्ता बनेगा और कीमत भी कम होगी। एक और प्रोजेक्ट है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत यानी कि TAPI। इसका मकसद है तुर्कमेनिस्तान से हर साल 33 अरब क्यूबिक मीटर तक प्राकृतिक गैस दक्षिण एशिया तक पहुंचाना। प्रोजेक्ट का तुर्कमेनिस्तान वाला हिस्सा लगभग पूरा हो चुका है और अफगानिस्तान में काम चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान से गुजरने वाले हिस्से में कोई काम नहीं हो रहा। पीएम मोदी ने 1 साल तक सोना ना खरीदने की भी अपील की है लोगों से। पीएम मोदी की इस अपील का ऐसा असर दिखाई दे रहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सोने और डॉलर का अहम रोल कैसे होता है यह आप समझ सकते हैं। सोना सिर्फ निवेश या फिर ज्वेलरी के लिए ही नहीं होता है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था, खासकर विदेशी मुद्रा भंडार और चालू खाता घाटे को भी प्रभावित करता है। और यही वजह कि सरकार ने सोने पर आयात शुल्क को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया।
आप देखिए कि भारत अपनी सोने की खपत का बड़ा हिस्सा आयात करता है और इसका भुगतान अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। इसलिए सोने के अधिक आयात से डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर हो जाता है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए सरकार को आयात शुल्क में बदलाव करना पड़ता है। लेकिन आप यह भी देखिए कि केंद्र सरकार ने पहली बार सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाई। इससे पहले भी कई मौकों पर अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, रुपए को मजबूत करने के लिए सोने की खरीदारी पर लगाम लगाई गई है और इसके लिए सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी पड़ी। आजादी के बाद डॉलर बचाने के लिए सरकार ने 1962 और 1968 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट लागू किया था। 1990 के आर्थिक संकट के समय जब कुछ ही हफ्तों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था भारत के पास, तब सरकार ने 1990 में इस कानून को खत्म करके आयात शुल्क की व्यवस्था शुरू की थी। उस समय 250 रुपए प्रति 10 ग्राम आयात शुल्क लगाया गया था और 2012 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री ने सोने पर आयात शुल्क को 2% से बढ़ाकर 4% कर दिया। इसके बाद जनवरी 2013 में सोने पर आयात शुल्क 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया। फिर जून 2013 में इसे बढ़ाकर 8% कर दिया गया था। महज 2 महीने बाद डॉलर बचाने के लिए आयात शुल्क को बढ़ाया गया था, 10% कर दिया गया था इसे। साथ ही 80 से 20 नियम लागू किए गए, जिसमें आयात किए गए सोने का 20% हिस्सा निर्यात करना अनिवार्य था। फिर लंबे समय तक 10% पर रहने के बाद जुलाई 2019 के बजट में सोने पर आयात शुल्क बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया। 2021 के बजट में इसे घटाकर 10.75% किया गया था। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रुपए की गिरावट को देखते हुए फिर से बदलाव किया गया। इसमें सरकार ने सोने पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15% कर दिया था, लेकिन जुलाई 2024 में तस्करी रोकने और ज्वेलरी उद्योग को राहत देने के लिए शुल्क घटाया गया। सरकार ने सोने पर आयात शुल्क को 15% से घटाकर 6% कर दिया, जिससे देश में सोने की कीमतें घट गई और लोग जमकर खरीदारी करने लगे। तो पाठशाला में नेक्स्ट चैप्टर अब आपको बताते हैं। प्रतीक यादव की मौत, खून के थक्के जमने की वजह और उसका डिप्रेशन वाला कनेक्शन। प्रतीक यादव ने राजनीति खुद नहीं चुनी या उन्हें एंट्री ही नहीं मिली, उन्हें घुसने ही नहीं दिया गया। अपर्णा यादव से रिश्ते ठीक होने के बाद भी क्या था प्रतीक का दर्द। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के भाई और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव, जो कि मुलायम परिवार के सबसे स्टाइलिश सदस्य कहे जाते थे, उनकी मौत की खबर जिसने भी सुनी वो सन रह गया। सिर्फ 38 साल के प्रतीक यादव बेहद फिट थे, अच्छी खासी बॉडी बना रखी थी उन्होंने, मगर वो घर की किचन में बेहोशी की हालत में गिरे हुए मिले और अस्पताल पहुंचने से पहले उनकी मौत हो गई। जिसने भी ये सुना वो KGMU की तरफ भाग पड़ा, क्योंकि उन्हें वहीं ले जाया गया था। लखनऊ के सिविल अस्पताल में मृत घोषित किए जाने के बाद KGMU में उनके शव का पोस्टमार्टम किया गया। सुबह 9 बजे से करीब 2 घंटे तक KGMU के 2 डॉक्टर्स के अलावा 4 डॉक्टर्स ने मिलकर यह पता लगाया कि असल में प्रतीक यादव की मौत की वजह क्या रही। प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया, अखिलेश यादव ने मौत के बाद ऐसी कौन सी बात कही जिसने डिप्रेशन के दावे को हवा दे दी, और इस पूरे एपिसोड में पुलिस का रोल क्या रहा। आज आपको यही डिटेल में समझाऊंगा, बताऊंगा, मगर पहले एक झलक देखिए। कभी कभी फाइनेंशियल कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। मुलायम यादव परिवार के लिए आज का दिन बहुत बुरा रहा। सुबह सुबह खबर आ गई कि प्रतीक यादव नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। आखिरी वक्त में पत्नी अपर्णा यादव भी उनके साथ नहीं थी, क्योंकि वो असम गई। प्रतीक यादव को लेकर हाल ही में खबर आई थी कि उनके रिश्ते अपर्णा यादव से ठीक नहीं चल रहे हैं, लेकिन बाद में सब कुछ पटरी पर लौट आया। अपर्णा से उनके रिश्ते कैसे थे ये मैं आपको बताऊं आगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आगे की जांच के लिए उनका दिल और विसरा सुरक्षित रख लिया गया है। अगर कभी जरूरत पड़ती है तो दोबारा जांच की जा सकेगी। हालांकि प्रतीक यादव की मौत किस वजह से हुई ये सस्पेंस अब लगभग खत्म हो गया है। मैं इस सिलसिले में डॉक्टर का बयान आपको सुनवाऊंगा, बताऊंगा, उनकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री आपके सामने रखने वाला हूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ है ये भी आपको बताने वाला हूं, मगर फिलहाल बात उस सवाल की कर लेते हैं जो हर किसी की जुबान पर है और हर कोई कह रहा है, क्या प्रतीक यादव की मौत डिप्रेशन की वजह से हो गई है?
5 करोड़ की महंगी कार में घूमने वाले प्रतीक यादव को कौन सा डिप्रेशन था, जिसके पास एक से बढ़कर एक महंगी कारें थी और उसकी तस्वीरें वो सोशल मीडिया पर अक्सर पोस्ट किया करते थे। उन प्रतीक यादव को अंदर ही अंदर कौन सा दर्द परेशान कर रहा था? क्या था ऐसा जो खाए जा रहा था? कहा जाता था कि प्रतीक यादव एक साल में 1.5 करोड़ रुपए कमाते। पत्नी अपर्णा यादव ने 2022 में उनकी नेटवर्थ 23 करोड़ रुपए चुनावी हलफनामे में बताई थी। लखनऊ में उनके बिजनेस एम्पायर की बहुत ज्यादा चर्चा होती थी। जिम से लेकर रियल एस्टेट के कारोबार में उनकी कमाई खूब वायरल होती थी। फिर ऐसा कौन सा डिप्रेशन था जिसका पारिवारिक कनेक्शन नहीं, लेकिन उनकी मौत से जोड़ा जा रहा है कनेक्शन? ऐसा भी नहीं है कि वो देखने में बहुत बीमार से लग रहे थे। अच्छी खासी बॉडी थी, मसल्स थी उनकी, सोशल मीडिया पर जिम के वीडियो शेयर करते रहते थे। फिर ऐसी कौन सी बीमारी उन्हें हो गई जो उनकी मौत की वजह बन गई? दरअसल प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें हर तरह के सस्पेंस से पर्दा हट गया है। उनकी मौत कैसे हुई, कितने बजे अस्पताल लाया गया, कितने बजे ले जाया गया, पोस्टमार्टम के दौरान क्या कुछ पाया गया, यह सब कुछ क्लियर हो गया। इस पीएम रिपोर्ट में बताया गया है कि उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट था। प्रतीक यादव के शरीर में खून के थक्के जमने की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई। शरीर के निचले हिस्से से खून का थक्का ऊपरी हिस्से तक पहुंच गया था, जिससे फेफड़ों में इंफेक्शन हो गया था। प्रतीक यादव के शरीर पर चोट के 6 निशान भी मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सभी चोटें एंटी मोर्टिम थी, यानी कि मृत्यु से पहले जो चोटें लगती हैं उस तरह की चोटें। कुछ चोटें 5 से 7 दिन पुरानी थी और कुछ 1 दिन पुरानी ही बताई जा रही। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उनके शरीर पर चोट के 6 निशान थे, जो कि छाती के दाहिने हिस्से, सीधा हाथ, सीधी कोहनी से लेकर कलाई वाला जो हिस्सा होता है, साइड वाला जो हिस्सा होता है, उस पर वो निशान दिखाई दिए। गौर करने वाली बात यह है कि सभी चोटों के नीचे खून जमने के निशान इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताए जा रहे हैं। क्या कुछ डॉक्टर्स ने कहा है, पहले आपको वो सुनवा देता हूं। यहाँ आए तो वो मृत अवस्था में थे, पल्स नहीं थी, बीपी नहीं था, ईसीजी में कुछ नहीं आ रहा था। डेड डिक्लेयर कर दिया गया।